गुड मॉर्निंग वंदना। आवाज जा रहा है? देखिए तो गुड मॉर्निंग सभी को, आवाज जा रहा है? क्लियर? जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज वीडियो और ऑडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है। ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दिए तो कि क्लास स्टार्ट हो गया है, सारे लोग जल्दी जुड़ जाए। ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि स्टार्ट हो गया है क्लास, जुड़ जाने के लिए। चलिए ठीक है। पिछला क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। पिछला क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बहादुर शाह जफर के बारे में, यही न था? समझ में नहीं आया था, एक बार फिर समझाते हैं। देखिए, बहादुर शाह जफर जब शासन करना शुरू किया, जब वो अपने भाइयों से भाइयों को पराजित करके दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा, दिल्ली के गद्दी पर बैठा, मुगल साम्राज्य के गद्दी पर जब बैठा, तब उसने, उसका एज जो था वह ज्यादा हो गया था, मतलब वह बूढ़ा हो गया था। और बूढ़ा होने के बाद उसको यह डर सताने लगा था कि अब हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, युद्ध लड़ने में हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए या हमको कोई मार दे। इसी डर के कारण उसने मेल मिलाप की नीति को अपनाया था। ठीक है, ये बात आपको हम बताए थे। मेल मिलाप नीति के अपनाने के बाद इसको जो सबसे ज्यादा डर था वह दो राजाओं से था, एक आमेर के राजा और दूसरा जोधपुर के राजा। ठीक है, आमेर के जो राजा था वह राजपूत राजवंश के थे, जोधपुर के भी जो राजा थे वह भी राजपूत राजवंश के थे। यह दोनों राजाओं से बहादुर शाह को बहुत ज्यादा डर लगता था। इसी कारण से यह दोनों पर नियंत्रण रखने का कोशिश शुरू से ही बहादुर शाह कर रहा था। जैसे ही गद्दी पर बैठा, यह दोनों पर नियंत्रण रखने का कोशिश किया, लेकिन बाद में इसको खुद लगने लगा कि हम इस पर नियंत्रण नहीं करेंगे। तब यह दोनों राजाओं के खिलाफ यह चाल चला और इसने जोधपुर के राजा जो था उसको गद्दी से हटाकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसके छोटे भाई को जोधपुर का राजा बनवा दिया। और यही डर से कि जोधपुर के भाई, जोधपुर के जो राजा है उसको गद्दी से हटाकर इसके छोटे भाई को राजा बना दिया है, यह बात जैसे ही आमेर के राजा को मालूम चलता है, आमेर के राजा जो अजीत सिंह थे वह खुद ब खुद बहादुर शाह का बात या बहादुर शाह के नियंत्रण या बहादुर शाह का अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद भी इसको डर खत्म नहीं होता है और बहादुर शाह ने वहां सेना भेजने का कोशिश किया। कहां पर? जोधपुर और आमेर में, जिसका भारी विरोध हुआ। भारी विरोध होने के कारण अपनी सेना को बहादुर शाह ने पुनः वापस बुला लिया। यही तक हम लोग पिछला क्लास में देखे थे। अब समझ में आ गया होगा कि कहानी क्या था। बोलिए जल्दी, आ गया तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया, बताइए जल्दी। यस सर, चलिए तो गुड। चलिए आगे नोट कीजिएगा, फिर समझाते हैं। अब देखिए क्या हुआ ना, अब अब इसको डर खत्म हो गया। आमेर और जोधपुर को इसने अपने नियंत्रण में लेकर लिया, इसको डर खत्म हो गया। इसके बाद जो बहादुर शाह था, गुड ठीक है, इसके बाद बहादुर शाह का जो ध्यान था किधर गया? पिछला क्लास में और आगे बताया था क्या? सब हो गया था ना? पिछला क्लास हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? जल्दी बताइए। सब पढ़ लिए थे ना? कहाँ तक पढ़ा दिए थे? तो टॉपिक बता दीजिए तो फिर समझाएंगे। अच्छा, मराठा का चल रहा था, गुड। देखिए, इसके बाद इसको जो दूसरे राजाओं से डरता हुआ था मराठा के प्रति भी इसने अपनी मिलनसार नीति को अपनाया। ठीक बता रहा, ठीक है, मिलनसार नीति को अपनाया और उसने दक्कन जो मराठा का इलाका में था उसको सरदेश मुखी दे दिया, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया।
सरदेशमुखी एक मराठा का वर्ड है। सरदेशमुखी का मतलब होता है आप अपने राज्य में, आप अपने राज्य में राज कीजिए, अपने राज्य में राज कीजिए। आपसे हमको कोई टेंशन नहीं होगा, आपसे हम कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको हम एक चीज का अधिकार नहीं देंगे, वह चौथ का अधिकार नहीं देंगे। चौथ का मतलब होता है कि मराठा का वर्ड है। चौथ का मतलब होता है आपको हम कर वसूलने नहीं देंगे, टैक्स वसूलने नहीं देंगे। टैक्स जितना होगा कलेक्शन वह सारा हमको मिलेगा, उसका जो हिस्सा होगा हम आपको देंगे। आपको टैक्स नहीं वसूलना है। अब आप खुद समझिए कि जब पैसा कौड़ी ही राजा नहीं वसूलेगा तो अपने राज्य को किस प्रकार से चलाएगा। इसका मतलब नाम मात्र का ही वह राजा राज करेगा, बाकी सारा शक्ति जो टैक्स वसूलेगा उसके हाथों में चल जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ हुआ। मराठा के जो राजा था उसको केवल राज करने का अधिकार मिला, टैक्स वसूलने का, कर वसूलने का अधिकार नहीं मिला। तो वह मराठा राजा केवल नाम मात्र का राजा रहा, बाकी सारा कार्यभार यहीं से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बहादुर शाह कर रहा था। क्लियर है? बोलिए जल्दी, आ गया समझ में? चौथा सरदेशमुखी। चौथा सरदेशमुखी समझ में आया? यस सर। चलिए आगे आगे क्या हुआ? आगे इसको इसने सिखों के प्रति भी मिलनसार नीति अपनाई और बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ एक क्या कर लिया, संधि कर लिया। लेकिन एक गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर लिया और गुरु गोविंद सिंह को मनसब, भारी मात्रा में मनसब, भारी मात्रा में धन दौलत पैसा देकर इन्हें इनके साथ क्या कर लिया, मेल मिलाप की नीति कर लिया और सिखों के प्रति भी इसका डर खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है, बंदा बहादुर को यह मनसब पसंद नहीं आता है, यह धन दौलत पसंद नहीं आता है। बंदा बहादुर का यह कहना था, यह मानना था कि हम किसी के अधीन में रहकर किसी के पैसा के टुकड़ों पर हम नहीं पलेंगे, हम अपने तरीके से अपने सिख बंधुओं पर, पंजाब पर राज करेंगे। और यह बहादुर शाह के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और यहाँ से पंजाब और मुगल बादशाह बहादुर शाह के बीच रिलेशन जो है वह खराब हो जाता है। फिर सिखों को दबाने के लिए बहादुर शाह जाते हैं, जहां पर बहादुर शाह को पराजय की सामना करनी पड़ती है। इतना बात आपको हम पिछला क्लास में समझा दिए थे, फिर आज समझा दिए हैं। चलिए अब आगे की बात हम लोग करते हैं, ठीक है? अब क्या हुआ कि जैसे ही सिखों से विद्रोह होना शुरू हो गया, बहादुर शाह को दो प्रकार का चिंता सताने लगा। उस समय भारत में पुर्तगाली लोग भी आ गए थे और पुर्तगाली का वर्चस्व धीरे धीरे भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर फैल रहा था। इसको भी दबाना था बहादुर शाह को। और दूसरा, सिखों का विद्रोह हो गया था, इसको भी दबाना था। यह दोनों चिंता से बहादुर शाह चिंता युक्त थे। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने पहला काम क्या किया कि पुर्तगालियों को दबाने के लिए डच जो भारत में आए थे उनका भरपूर स्वागत किया, ठीक है? भरपूर स्वागत किया। और 1711 में जो डच प्रतिनिधि भारत आया था उसको अपने दरबार में बुलाकर भरपूर स्वागत करवाया, जिससे पुर्तगालियों को यह लगने लगा कि अब जो मुगल बादशाह है उसका हमारे तरफ से ध्यान हटकर डच प्रतिनिधि या डच व्यापारियों की ओर जा रहा है, जिससे पुर्तगालियों के मन में भी डर अब बैठने लगा। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिएगा। बहादुर शाह ने, नोट कीजिए, बहादुर शाह ने 1711 ईस्वी में, बहादुर शाह ने 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जिसका नेतृत्व करता
जिसका नेतृत्व करता जिसका नेतृत्व करता जिसका नेतृत्व करता जोशुआ केटेलार था। जोशुआ केटेलार था, जिसका नेतृत्व करता जोशुआ केटेलार था। जोशुआ केटेलार था, मुगल बादशाह के दरबार में आया। मुगल बादशाह के दरबार में आया। मुगल बादशाह के दरबार में आया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस शिष्टमंडल का इस शिष्टमंडल का इस शिष्टमंडल का मुगल दरबार में इस शिष्टमंडल का मुगल दरबार में भव्य स्वागत हुआ। इस शिष्टमंडल का मुगल दरबार में भव्य स्वागत हुआ। इस शिष्टमंडल का मुगल दरबार में भव्य स्वागत हुआ। ठीक है, एक और थोड़ा सा कहानी समझिएगा, उसके बाद आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर हमको यह नहीं समझ में आता है इतिहास के बातों से कि डच जो आए थे, जैसे मान लीजिए हम आपके घर आएंगे, ठीक है, हम आपके घर आएंगे तो आपका मेरे साथ संपर्क है कि पढ़ाते हैं चलो मेरे घर आए हैं। लेकिन अगर हम किसी अन्य पर्सन को अपने साथ लाते हैं या कोई मेरे साथ अननोन पर्सन है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो क्या उनको अपने घर में आप जगह दीजिएगा? तो बोलिए सर नहीं जगह देंगे, नहीं बिठाएंगे, ना उसको कुछ बात भी नहीं करेंगे। सेम कंडीशन इतिहास में यहाँ भी हुआ कि डचों को, तो डच उस समय भारत आए ही हुए थे, डच के साथ मुगलों का कोई संबंध नहीं था, तो डच को कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो मुगलों के दरबार में लाया होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा काम करने वाला होगा या तो भारतीय होगा या तो पुर्तगाली होगा, क्योंकि उस समय यहाँ पर दो लोग ही रह रहे थे। एक भारतीय, क्योंकि भारत में जो भी लोग निवास करते थे भारतीय थे, और दूसरा एक विदेशी कंपनी जो आई थी जो यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य वह था पुर्तगाली। ठीक है, तो या तो यह थे या तो पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली का एक जो व्यापारी मंडल यहाँ निवास करता रह रहा था, व्यापार कर रहा था, उसमें से एक ऐसी लेडी थी जिसको पुर्तगालियों ने अपमानित करके अपने व्यापारी समूह से निकाल दिया था। जैसे मान लीजिए हम लोग 10-15 लोग कहीं गए हैं और वहां पर जाने के बाद आप हमको अपमानित करके उस ग्रुप से बाहर निकाल दीजिएगा, तो हमारे दिमाग में ही चलेगा कि हम आपसे कैसे बदला लें। ठीक है, और यही भावना हमको बदला लेने के लिए अग्रसर करेगा। सेम कंडीशन यहाँ हुआ कि पुर्तगाली के व्यापारी समूह में से उस लेडी को जब बाहर निकाल दिया गया था, तो उस लेडी ने पुर्तगालियों के साथ बदला लेने के लिए डच प्रतिनिधि, इसका नाम जोशुआ केटेलार था, इसको ले जाकर मुगल दरबार में पेश की। बोली कि चलिए आपको हम एक ऐसा जगह ले चलते हैं जहां पर आपका भव्य स्वागत भी होगा और आपको यहाँ व्यापार करने में यह राजा अनुमति भी देंगे और आप आराम से व्यापार कीजिएगा, जिससे हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा उस लेडी का नाम क्या था? उस लेडी जो लेडी थी उसका नाम जूलियाना था। क्या नाम था? जूलियाना। यह जो जूलियाना थी, इसी ने डच प्रतिनिधि मंडल को बहादुर शाह के दरबार में ले गई थी, जहां पर इन लोगों का भरपूर स्वागत हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिएगा, देखिए इस शिष्टमंडल को स्वागत कराने में एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना, बोर्ड पर लिखे जूलियाना, एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना का महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना
का महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना का महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना का महत्वपूर्ण भूमिका थी। नोट करके लिखिएगा। जूलियाना को जूलियाना को जूलियाना को पुर्तगालियों ने जूलियाना को पुर्तगालियों ने बीबी फिदुआ बीबी बीबी फिदुआ बीबी फिदुआ की उपाधि दिया था। फिदुआ बीबी फिदुआ का उपाधि दिया था। बीबी फिदुआ का उपाधि दिया था। फिदुआ देखिए पुर्तगाली वर्ड है, ठीक है। फिदुआ एक पुर्तगाली वर्ड है। बीबी का मतलब जान रहा है वाइफ, तो बीबी फिदुआ का क्या दिया था? उपाधि दिया था। किसने? पुर्तगालियों ने। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। पुर्तगालियों ने जूलियाना को क्या दिया था? कौन उपाधि? बीबी फिदुआ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया ना? चलिए गुड। अब नीचे लिखिएगा। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। पहला जहादर शाह। पहला लिखिएगा जहादर शाह। पहला लिखिएगा जहादर शाह। जहादर शाह। पहला पुत्र का नाम था जहादर शाह। दूसरा का नाम था अजीम उस शान। अजीम उस शान। दूसरा पुत्र का नाम था अजीम उस शान। अजीम उस शान। अजीम उस शान। तीसरा पुत्र का नाम था रसी उस शान। रसी उस शान। रसी। तीसरा पुत्र का नाम था रफी उस। रसी मत देखिएगा, रफी उस शान। रफी उस शान। रफी उस शान। और चौथा का नाम था जहान शाह। जहान शाह। जहान शाह। याद रखिएगा, नहीं बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि बहादुर शाह के चारों पुत्र का नाम को मैच कराइए, ठीक है। तो मैच आप करा दीजिएगा। पहला का नाम था जहादर शाह। दूसरा बेटा का नाम था अजीम उस शान। तीसरा बेटा का नाम था रफी उस शान। और चौथा बेटा का नाम था जहान शाह, ठीक है। ठीक है। अब आप बताइए, जब यह 4 बेटा होंगे तो चारों बेटा के बीच क्या होगा? उत्तराधिकारी का लड़ाई होगा। उत्तराधिकारी के लड़ाई में, क्योंकि बहादुर शाह का एज ज्यादा हो गया था, बूढ़ा हो गया था, ठीक है, तो इसके जो चारों बेटे थे इसकी बात को नहीं मानते थे। और यह चारों बेटा में उत्तराधिकारी का लड़ाई हुआ, जिसमें जिसमें इसका जो सबसे काबिल बेटा था, इसका नाम था जहादर शाह, क्या हुआ? विजयी हुआ। यही आगे चलकर क्या बनेगा? अगला मुगल बादशाह बनेगा, ठीक है। लिखिएगा, इन चारों बेटों के बीच, अगला पॉइंट लेकर लिखिएगा, इन चारों बेटों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। इन चारों बेटों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। जिसमें उसका बेटा जहादर शाह जिसमें उसका बेटा जहादर शाह जिसमें उसका बेटा जहादर शाह विजयी रहा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर यह विजय कैसे हुआ था? कुछ कुछ तो इतिहास में इसका रीजन होगा कि जहादर शाह ही उत्तराधिकारी का युद्ध जीत गया। तो हाँ, इसका एक रीजन है इतिहास में। क्या हो गया इनको? गुड मॉर्निंग। नहीं आवाज आ रहा है? आवाज नहीं जा रहा क्या? साउंड नहीं जा रहा है आप लोग? साउंड नहीं है क्लियर? एक बार देख लीजिए सुषमा, आपको शायद हो सकता है कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो। एक बार फिर से क्लास ज्वाइन कीजिए ना। एक बार फिर से बाहर निकल कर, आज तो मॉर्निंग में है। क्या बोल रहे हैं सर?
ठीक, चलिए ठीक है, चलिए। हाँ, अब प्रश्न यह उठता है, आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि जहादर शाह को जहादर शाही उत्तराधिकारी का युद्ध क्यों जीता और बाकी तीनों भाई जो थे क्यों नहीं जीते। ठीक है, इसका जो नेतृत्व करता था, इसका जो सामंत था, इसका जो सेनापति था, वह सबसे ज्यादा मजबूत था, जिसका नाम था जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां, जिसके कारण ही जहादर शाह उत्तराधिकारी का युद्ध जीता था। नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। जहादर शाह को उत्तराधिकारी के युद्ध जिताने में, जहादर शाह को उत्तराधिकारी का युद्ध जिताने में, जहादर शाह को उत्तराधिकारी का युद्ध जिताने में इसके सबसे शक्तिशाली सामंत, इसके सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां का हाथ था। जुल्फिकार खां का हाथ था। जुल्फिकार खां का हाथ था। ठीक है, अब आप हेडिंग दीजिए। अगला बहादुर शाह खत्म हो गया, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तब अब आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, अब हेडिंग दीजिए। कौन? जहादर शाह। जहादर शाह, हेडिंग दीजिएगा जहादर शाह। जहादर शाह ब्रैकेट में 1712 से 1713 ईस्वी, एक ही साल यह राजा रहा है। 1712 से 1713 ईस्वी। अब आप बताइए, अब आप एक चीज हमको बताइए, जैसे आपको हम राजा बना दिए हैं और राजा बनाने में हम सहयोग किए हैं, तो जो हम सहयोग किए हैं, तो क्या हम आपका बात मानेंगे? आप बोले एक नहीं सर, आप जैसे चलाइएगा उसी प्रकार से हम चलेंगे, क्योंकि आपको यह डर रहेगा, यही हमको जिताकर राजा के गद्दी पर बैठाया है। सेम कंडीशन यहाँ हुआ। जहादर शाह को जिताने वाला जुल्फिकार खां था, तो जुल्फिकार खां का ही पूरे शासन व्यवस्था पर नियंत्रण था। नाम मात्र का ही जहादर शाह गद्दी पर बैठा था, क्योंकि यही जो आदमी था, इसको राजा बनवाने में इसी का योगदान था। पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा। जहादर शाह एक कमजोर शासक था, जिसमें सद्व्यवहार और शिष्टाचार की कमी थी, जिसमें सद्व्यवहार और शिष्टाचार की कमी थी। अगला पॉइंट, इसके शासनकाल में पूरे प्रशासन का कार्य, इसके शासनकाल में पूरे प्रशासन का कार्य जुल्फिकार खां के हाथों में थी। इसके शासनकाल में पूरे प्रशासन का कार्य जुल्फिकार खां के हाथों में थे। जुल्फिकार खां के हाथों में थी। नोट करके लिखिएगा, NOT, नोट। जुल्फिकार खां वजीर बन गया था। जुल्फिकार खां वजीर बन गया था। इसी में लिखिएगा, वजीर का मतलब प्रधानमंत्री होता है। वजीर का मतलब प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री कौन बन गया? जुल्फिकार खां, जो पूरा प्रशासन का कार्य देखता था। यहाँ तक बताइए तो समझ में आ रहा है ना? जल्दी बोलिए। सर क्लियर है, गुड। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इतिहास में एक और चीज आपको जानना होगा यहाँ पर, जो एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछ दिया कि वजीर तो जुल्फिकार खां बन गया, प्रशासन के सारा चीज जुल्फिकार खां के हाथों में था, लेकिन आप जानते हैं कि प्रशासन दो चीजों से चलता है। प्रशासन, आप जब पॉलिटी पढ़िएगा तो उसमें दो चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। एक जैसे मान लीजिए हम यहाँ के प्रशासन है और किसी को हम पकड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हम SP हैं,
सब कुछ समझिए, एसपी हैं और आप चोर हैं और आपको हम पकड़ के लाए हैं, तो लाने के 24 घंटा के बाद हमको क्या करना रहता है, न्यायालय में हाजिर करना रहता है। तो न्यायालय में हाजिर जब करेंगे तो वहाँ जज महोदय उसको या तो जेल भेजेंगे या तो छोड़ेंगे, जो करना होगा करेंगे, ठीक है। इसके बीच में वकील का काम महत्वपूर्ण रहता है कि वकील ही उसका केस लड़ेगा, ठीक है। तो सारा कंडीशन यहाँ भी फिट होता है। जुल्फिकार तो प्रशासन को देख रहा था, लेकिन लेकिन इसके समय में प्रशासन के अन्य कार्यों को या प्रशासन के न्याय दिलाने के कार्य को वकील के रूप में कौन कार्य कर रहा था, तो वकील का काम इसके ही पिताजी, जिसका नाम असद खां था, तो वह देख रहा था, असद खां, ठीक है। और यह दोनों बाप बेटा पूरे तरीके से जहादर शाह के को केवल मोहरा बनाकर अपने तरीके से कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिएगा। जुल्फिकार खां के पिता, जुल्फिकार खां का पिता जिसका नाम असद खां था, जुल्फिकार खां के पिता जिसका नाम असद खां था, जुल्फिकार खां के पिता जिसका नाम असद खां था, को वकील नियुक्त किया गया, को वकील नियुक्त किया गया। को वकील नियुक्त किया गया, देख लिए, जो न्याय व्यवस्था का कार्य कर रहा था, जो न्याय व्यवस्था का कार्य कर रहा था, ठीक है, जो न्याय व्यवस्था का कार्य कर रहा था। नोट करके लिखिएगा, नोट में बात लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, नोट में लिखिएगा। ये दोनों बाप बेटा ईरानी अमीरों के नेता थे। इन दोनों का जो घर था, ओरिजिन था, कहाँ के रहने वाले थे, ईरान देश के। तो ईरान के जितने अमीर लोग थे उनका नेता थे यह दोनों। कौन कौन, जुल्फिकार और असद खां। नोट करके लिखिएगा, ये दोनों बाप बेटा ईरानी अमीरों के नेता थे, ईरानी अमीरों के नेता थे। अब बताइए, ईरान देश के लोग, ईरान के कोई नेता हमारे देश पर शासन करे, प्रशासन करे, तो क्या यहाँ के भारतीय उससे संतुष्ट होंगे? आप बोलिए कि नहीं सर, भारतीय संतुष्ट इससे भी नहीं थे, जुल्फिकार खां से यहाँ के भारतीय संतुष्ट नहीं थे। नोट करके लिखिएगा, नोट, जुल्फिकार खां से भारतीय वर्ग, भारतीय समुदाय संतुष्ट नहीं था। जुल्फिकार खां से भारतीय समुदाय संतुष्ट नहीं था। ठीक है, जिसे जिसे जुल्फिकार खां ने जिसे जुल्फिकार खां ने भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, जिसे जुल्फिकार खां ने भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि इसको भी लगता था कि अगर जिस पर हम शासन कर रहे हैं और वही मेरे से संतुष्ट नहीं रहेगा तो हम किस, तो तब हमारा ज्यादा दिन तक सत्ता हमारे हाथों में नहीं रहेगा, ठीक है। इसी कारण से जुल्फिकार खां ने भी भारतीयों को संतुष्ट करने का क्या किया, प्रयास किया, ठीक है। अब इसके लिए प्रयास किया होगा तो कुछ न कुछ कार्य किया होगा। तो सबसे ज्यादा जो असंतुष्ट वर्ग थे वह थे मालवा के क्षेत्र में। मालवा के जितने क्षेत्र के जितने भारतीय थे वह जुल्फिकार खां से सबसे ज्यादा असंतुष्ट थे। तो वहां के जो मालवा के जो नेता था, जिसका नाम जिसका नाम जय सिंह था, उसको पहले अपने दरबार में बुलाया। जुल्फिकार खां जय सिंह को मालवा से बुलवाया और अपने दरबार में बुलाकर जय सिंह को सूबेदार नियुक्त कर दिया। बोला कि आज से आप मालवा के कहा हैं, सूबेदार हैं, और उसको एक उपाधि भी दिया, मिर्जा राजा का। जय सिंह को जुल्फिकार खां ने उपाधि दिया मिर्जा राजा। बोला कि आज आपसे मिर्जा राजा आपको कहेंगे और आप मालवा के सूबेदार हैं, आप मालवा के जितने कर होगा, टैक्स होगा, वहां हम लेने नहीं जाएंगे। सारा कर,
सारा टैक्स, सारा पैसा कौड़ी का हिसाब किताब आप ही के पास रहेगा। इससे क्या हुआ कि मालवा के सारे भारतीय संतुष्ट हो गए और इसके बातों को मानने लगे। लिखिएगा अगला पॉइंट, संतुष्ट करने के लिए इसने, अगला पॉइंट लिखिएगा, संतुष्ट करने के लिए इसने मालवा के जयसिंह को, संतुष्ट करने के लिए इसने मालवा के जयसिंह को, संतुष्ट करने के लिए इसने मालवा के जयसिंह को, मालवा के जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, मालवा के सूबेदार नियुक्त किया, मालवा के जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा इसे मिर्जा राजा, तथा इसे मिर्जा मिर्जा राजा, मिर्जा राजा का उपाधि, मिर्जा राजा का उपाधि प्रदान किया, तथा इसे मिर्जा राजा का उपाधि प्रदान किया। ठीक है, अगला लिखिएगा, इसने दूसरे भारतीय क्षेत्र, इसने दूसरे भारतीय क्षेत्र मारवाड़ के राजा, इसने दूसरे भारतीय क्षेत्र मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को, इसने दूसरे भारतीय क्षेत्र मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया, महाराजा का उपाधि दिया, महाराजा का उपाधि दिया एवं महाराजा का उपाधि दिया एवं उन्हें गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, एवं उन्हें गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा प्रियांशु, आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीजीटी में यह क्वेश्चन इस बार आपको पूछ रहा है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा, पहले पॉइंट को समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा ना। हम लोग जब पढ़ेंगे क्या नाम है मुगल काल, तो वहां पर एक जिक्र होगा औरंगजेब का। ठीक है, और जब मध्यकालीन भारत को पढ़ाएंगे, मेडिवल इंडिया पढ़ाएंगे, तो वहां एक जिक्र होगा किसका, औरंगजेब का। तो जब औरंगजेब का इतिहास पढ़िएगा तो उसने एक कर लगाया था जिसको हम लोग जजिया कर के नाम से जानते हैं। जजिया कर एक ऐसा कर है जो सभी धर्मों पर लागू होता है, गैर धार्मिक कर बोलते हैं। ठीक है, इस जजिया कर हिंदुओं पर भी लागू किया गया था, धार्मिक कर है। ठीक है, जजिया कर एक धार्मिक कर है जो हिंदुओं पर लगाया गया था, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। और क्वेश्चन आपको पूछता है कि जब मुगल काल में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाया गया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी जजिया कर चल ही रहा था, तो जजिया कर आखिर समाप्त कब किया गया, किसके शासनकाल में। ठीक है, तो जजिया कर को समाप्त करने का श्रेय इसी जहादर शाह को जाता है। जहादर शाह जैसे ही गद्दी पर बैठता है, पहला काम क्या करता है कि जजिया कर को समाप्त कर देता है। ठीक है, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा सारे एग्जाम में, नोट करके लिखिएगा, ए नोट टी नोट। जहादर शाह के शासन काल में ही, जहादर शाह के शासन काल में ही जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। जहादर शाह के शासन काल में ही जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। नोट करके लिखिएगा, नोट नंबर 2 लिखिएगा, जजिया कर एक धार्मिक कर होता है जो सभी धर्मों पर लागू था, केवल मुस्लिम धर्म को छोड़कर। जजिया कर एक धार्मिक कर होता है जो सभी धर्मों पर लागू था, केवल मुस्लिम धर्म को छोड़कर। लिख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, जल्दी पूछिए, यहाँ तक भी नहीं, कोई डाउट है तो आगे बताएंगे फिर। यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई दिक्कत?
इन्हीं को पूरा क्लियर है ना? नो सर, सबको क्लियर है? यस सर। अंजू बोलिए, आप क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? ठीक। अब देखिए, एक ही साल यह राजा रहा जहांगीर शाह, 1712 से लेकर 1713 तक। अब आगे समझिएगा, यह जो जहांगीर शाह तो कुछ कर नहीं रहा था, सारा इसको करने वाला कौन था? जुल्फिकार खान था, इसी के हाथों में पूरा प्रशासन था। तो जहांगीर शाह और और मस्त रहने लगा और बेपरवाह रहने लगा, और यह कोई भी कार्य नहीं कर रहा था, और यह जिसके कारण से सारे अमीर वर्ग जो थे वो क्या हो गए? एकजुट होते चले गए। सारे जितने उस समय देश के अमीरों थे वह एकजुट होने लगे, और जिससे इसके राज्य पर ही संकट मंडराने लगा। ठीक है, लिखिएगा अगला पॉइंट। जहांगीर शाह जहांगीर शाह जहांगीर शाह की कमजोर नीति के कारण जहांगीर शाह के कमजोर नीति के कारण जहांगीर शाह के कमजोर नीति के कारण उस समय के सारे अमीर उस समय के सारे अमीर एकजुट होने लगे एकजुट होने लगे। ठीक है, क्या तक समझ में आ गया होगा? अब देखिए, इसको थोड़ा सा और समझिएगा। एकजुट होने के बाद क्या हुआ ना, जैसे घटना इतिहास में घटा है, जहांगीर शाह जो था वह एक लाल कुंवरी नाम की एक वैश्या हुआ करती थी। लाल कुंवरी नाम का एक वैश्या हुआ करती थी। इसी पर यह इसी पर यह आसक्त था। आसक्त का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं आसक्त। आसक्त को अगर आप पर्यायवाची शब्द में सोचिएगा, इसको बोलेंगे फिदा था। ठीक है, आसक्त था, फिदा था। और लाल कुंवरी के जितने रिश्तेदार थे, जितने इसके रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, सारे रिलेटिव को अपने शासन काल में ऊंचा ऊंचा पद पर बैठा दिया था। ठीक है, ऊंचा ऊंचा पद पर बैठा दिया था। जो कोई भी कार्य करने में असमर्थ थे, उनको समझ में ही नहीं आता था कि राजकाज क्या होता है। सारे लोग बस अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे। इसी का फायदा उठाकर जहांगीर शाह का एक भतीजा है जिसका नाम है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने राजगद्दी का दावा ठोका, बोला कि यह जो मेरा जो चाचा है यह किसी काम का नहीं है, इसको गद्दी से हम हटा रहे हैं और हम इस गद्दी पर बैठेंगे। ठीक है, जिसके लिए फर्रुखसियर को सहायता भी दो लोगों ने किया, जिसका नाम था सैयद बंधु। सैयद बंधु ने फर्रुखसियर को क्या किया? सहायता प्रदान किया। और 1713 ईस्वी में आगरा के निकट फर्रुखसियर और जहांगीर शाह के बीच युद्ध होता है, जिसमें जहांगीर शाह हार जाते हैं और इनकी हत्या इसी वक्त कर दिया जाता है, और दिल्ली को नया राजा मिल जाता है जिसका नाम है फर्रुखसियर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए। जहांगीर शाह लाल कुंवरी नामक वेश्या पर आसक्त था। जहांगीर शाह लाल कुंवरी नामक वेश्या पर आसक्त था। जहांगीर शाह लाल कुंवरी नामक वेश्या पर आसक्त था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसने लाल कुंवरी के सारे रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। इसने लाल कुंवरी के सारे रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया, जिस कारण जहांगीर शाह के भतीजे जिस कारण जहांगीर शाह के भतीजे फर्रुखसियर जिस कारण जहांगीर शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने
जिस कारण जहादर शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने सम्राट का दावा पेश किया, सम्राट का दावा पेश किया। नेक्स्ट पॉइंट कीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस दावा पेश करने में फर्रुखसियर को इस दावा पेश करने में फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं ने सहायता दी थी। सैयद बंधुओं ने सहायता दी थी। सैयद बंधुओं ने सहायता दी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आगरा में जहादर शाह जहादर शाह और फर्रुखसियर के बीच 1713 ईस्वी में युद्ध हुआ। आगरा में जहादर शाह और फर्रुखसियर के बीच 1713 ईस्वी में युद्ध हुआ। आगरा में जहादर शाह और फर्रुखसियर के बीच 1713 ईस्वी में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें 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 जहादर शाह पराजित हुआ और इसकी हत्या कर दी गई। जिसमें जहादर शाह पराजित हुआ और इसकी हत्या कर दी गई। जिसमें जहादर शाह पराजित हुआ और इसकी हत्या कर दी गई। हो गया सभी लोग का? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए जल्दी। अगला पढ़ेंगे फर्रुखसियर के बारे में। यहाँ तक किन्हीं को किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो जल्दी पूछ लीजिए। पूछिए जल्दी। बहादुर शाह से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा एग्जाम में। पूछिए जल्दी, तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। आवाज नहीं जा रहा है क्या? वंदना, नो शब्द। क्लियर है ना? एक एक बात। चलिए ठीक है, तो क्लियर। हाँ चलिए ठीक, एकदम क्लियर है। लिखिए फर्रुखसियर। अगला लिखिएगा फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 ईस्वी। फर्रुखसियर जो रहा कब से कब तक रहा? 1713 से 1719 ईस्वी तक। लिखिएगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी। 1713 से 1719 ईस्वी, ठीक है। पहला लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा। फर्रुखसियर को जीत सैयद बंधुओं के कारण मिली थी। फर्रुखसियर को जीत सैयद बंधुओं के कारण मिली थी। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सैयद बंधु बार बार बोल रहे हैं, इस दोनों सैयद बंधु का नाम क्या था? नोट करके लिखिए। सैयद बंधु का नाम अब्दुल्ला खां। सैयद बंधु का नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां था। सैयद बंधु का नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां था। हुसैन अली खां। सैयद बंधु का नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां था। सैयद बंधु का नाम अब्दुल्ला खां और क्या था? हुसैन अली खां था। अब आप खुद सोचिए, यही दोनों आदमी इसको जीत दिलवाया है, तो क्या फर्रुखसियर अपने से कुछ भी निर्णय लेगा? आप बोलिए कि नहीं सर, जैसे अभी हुआ था कि जहादर शाह को जितवाने में जुल्फिकार खां का हाथ था, सेम कंडीशन यहाँ हुआ कि फर्रुखसियर को जिताने में यह दोनों का हाथ था। तो सारा नियंत्रण किसके अनुसार चलेगा? तो सैयद बंधु के अनुसार चलेगा, ठीक है। और यहाँ भी वही स्थिति उत्पन्न हो गया। सैयद और बंधु है, सैयद बंधु एक ही में है। सैयद बंधु इनको बोला जाता है। दोनों सैयद जाति से बिलोंग करते हैं, इस कारण से इनको सैयद बंधु कहा जाता है, ठीक है। इनका नाम क्या था सैयद बंधु का? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ठीक है। आप समझ में आ गया?
सैयद बंधु एक सैयद इस्लाम धर्म में एक समुदाय है, वहां से एक बिलोंग करते थे, जिस कारण से इनको सैयद बंधु कहा जाता था। और इनका नाम क्या था? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ठीक है, दोनों अफगानी हैं, अफगान से आए हुए थे। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब देखिए क्या किया, फर्रुखसियर ने जैसे ही गद्दी पर बैठा, इन दोनों को पद देने का काम किया। ठीक है, क्योंकि फर्रुखसियर को भी डर था कि यह दोनों को अगर हम इनके इच्छा अनुसार पद नहीं देंगे, पोस्ट नहीं देंगे, तो हमको गद्दी से उतार भी मत दे। ठीक है, इस कारण से फर्रुखसियर ने जैसे ही राजा बना, यह दोनों को पद देने का कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिएगा। फर्रुखसियर ने फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर का पद फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर का पद फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर का पद एवं कुतुबुल मुल्क एवं कुतुब मुल्क का उपाधि प्रदान किया। कुतुब मुल्क का उपाधि प्रदान किया। कुतुब यहाँ छूट गया है ना, कुतुबल मुल्क न होता है। कुतुबुल मुल्क का मतलब होता है, एक अफगानी वर्ड है। कुतुबल मुल्क का मतलब होता है सर्वोपरि, सर्वोपरि, सर्वोपरि। ठीक है, तो यहाँ ला है ना, कुतुबल मुल्क, कुतुबल मुल्क का उपाधि प्रदान किया। ठीक है, कुतुबुल मुल्क का मतलब क्या होता है? सर्वोपरि। लिख लिए, बोलिए जल्दी। यस सर, आगे लिखिएगा। और कौन भाई था? आगे लिखिएगा। हुसैन अली खां को हुसैन अली खां को हुसैन अली खां को अमीर उल उमरा अमीर उल उमरा अमीर उल उमरा तथा मीर बख्शी तथा बख्शी मीर बख्शी का पद दिया। मीर बख्शी का पद दिया। इन दोनों का मतलब होता है अमीर उल उमरा तथा मीर बख्शी को बोलते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री मतलब पैसा कौड़ी देखने वाला। वजीर किसको बना दिया? अब्दुल्ला खां को। पैसा कौड़ी वाला मंत्री किसको बना दिया? हुसैन अली खां को। अमीर उल उमरा तथा मीर बख्शी का पद दिया। दोनों का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया सब लोग का यहां तक। हो गया सभी लोग का। दोनों का मतलब सर वही तो बताया, दोनों का मतलब देखिए, अमीर उल मुल्क तथा अमीर बख्शी दोनों एक ही पद है। अमीर उल उमरा बोलिए या अमीर बख्शी बोलिए, दोनों का मतलब होता है वित्त मंत्री। ठीक है, फाइनेंशियल मिनिस्टर, पैसा कौड़ी का हिसाब। ठीक है, इसको बना दिया वजीर। वजीर मतलब प्रधानमंत्री। अब्दुल्ला खां वजीर था, प्रधानमंत्री था, और हुसैन अली खां वित्त मंत्री था। हो गया। हो गया। अब बताइए वजीर बनाया किसको? ध्यान से सुनिएगा। क्या है? वजीर प्रबंधन, वजीर प्रधानमंत्री। वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। हाँ, वजीर का जो मतलब है वह प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब सारा प्रशासन का कार्य प्रधानमंत्री ही करेगा। जैसे आज आप देख रहे हैं देश में जो आपके वजीर महोदय हैं, कौन है? नरेंद्र मोदी। वजीर एक इस्लाम शब्द का उर्दू शब्द है, वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। जैसे पाकिस्तान के जो भी आदमी है ना, वो क्या बोलता है, आप न्यूज कभी सुनते होंगे
कि भारत के वजीर आलम नरेंद्र मोदी ने कभी भी हमको साथ बात करने का कोशिश नहीं किया। सुने हैं न्यूज में, इमरान खान चाहे जो भी अभी है, नवाज शरीफ, सारे बोलते हैं। ठीक है, तो वजीर आलम का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब वजीर का पद किसको मिला? वजीर का पद किसको मिला? अब्दुल्ला खां को। लेकिन इसके पहले जहादर शाह के समय में वजीर का पद किसके पास था? जुल्फिकार खां के पास था। तुरंत बात किए थे कि वजीर का पद जुल्फिकार खां के पास था। तो जहादर शाह तो आगरा के युद्ध में मारा गया, लेकिन जुल्फिकार को जिंदा ही था। तो जुल्फिकार किस पद पर था? तो वजीर के पद पर था। लेकिन यह किसको नियुक्त कर दिया? अब्दुल्ला खां को। तो वजीर खां और अब्दुल्ला खां के बीच में क्या होगा? लड़ाई होगा, तभी ना। एक ही को ना रहेगा, दो तो रहेगा नहीं। तो क्या हुआ कि फर्रुखियर के द्वारा जुल्फिकार खां को अपने महल में बुलवाया गया कि आइए, वजीर आप ही रहिएगा और आप क्या कीजिए, हम तो घोषणा कर दिए हैं अब्दुल्ला खां को वजीर बनाने के लिए, आइए और अब्दुल्ला खां की आप हत्या कर दीजिए और आप ही वजीर बने रहिएगा। यह बात सुनकर जुल्फिकार खां बिना सैन्य बल का अकेले फर्रुखियर के दरबार में आता है, जहां पर धोखा से अब्दुल्ला खां ने इसकी हत्या कर दिया और इसके बाद वजीर का पद पर बैठ गया कौन? अब्दुल्ला खां। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। जुल्फिकार खां की हत्या फर्रुखियर ने जुल्फिकार खां की हत्या फर्रुखियर ने जुल्फिकार की हत्या फर्रुखियर ने धोखा देकर किया तथा इसकी हत्या के बाद इसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया यहां तक समझ में आ गया? अभी आपको हम बात किए थे कि जहादर शाह के समय में मालवा के जो व्यक्ति था जय सिंह, उसको वहां को सूबेदार नियुक्त किया गया था। बात किए थे ना तुरंत। मालवा के जो व्यक्ति था जिसका नाम जय सिंह था, उसको मालवा के सूबेदार नियुक्त किया गया था। किस लिए? संतुष्ट करने के लिए। बात किए थे तुरंत। समझ में आ रहा है? अभी तुरंत हम लोग जहां पढ़ रहे थे, तो मालवा के सूबेदार जो था जय सिंह, उसको संतुष्ट करने के लिए जुल्फिकार खां ने क्या किया था? मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था कि नहीं किया था? बोलिए जल्दी। और मिर्जा राजा को उपाधि दिया था। बात किए थे भी, किए थे। तो यह जय सिंह जो मालवा का सूबेदार था, उसे इस फर्रुखियर ने क्या किया? उसे एक उपाधि दे दिया, सवाई का उपाधि दिया। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। सवाई का उपाधि प्रदान करने वाला कौन था? फर्रुखियर था। जयपुर में जाइएगा, जयपुर साइड में, तो सवाई माधो सिंह स्टेडियम भी है। ठीक है, सवाई जय सिंह स्टेडियम भी है। या सवाई का उपाधि जय सिंह को किसने दिया? फर्रुखियर ने दिया। अगला पॉइंट लिखिएगा। मालवा के सूबेदार जय सिंह को, अगला पॉइंट, मालवा के सूबेदार जय सिंह को फर्रुखियर ने मालवा के सूबेदार जय सिंह को फर्रुखियर ने सवाई का उपाधि मालवा के सूबेदार जय सिंह को फर्रुखियर ने सवाई का उपाधि मालवा के सूबेदार जय सिंह को फर्रुखियर ने सवाई का उपाधि प्रदान किया। अगला लिखिएगा। इसका परिणाम यह हुआ कि, अगला पॉइंट, इसका परिणाम यह हुआ कि जोधपुर के राजा अजित सिंह था, जो बहादुर शाह के समय में ही मुगलों का अधीनता स्वीकार कर लिया था। पीछे का कॉपी जरूर पढ़िए जो पढ़ाए हैं,
तो पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए एक दूसरे से सारा रिलेशन है, ठीक है। लिखिए, इसका परिणाम यह हुआ कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह, अपनी बेटी का विवाह, अपने पुत्री का विवाह फर्रुखसियर के साथ कर दिया। अपने पुत्री का विवाह फर्रुखसियर के साथ कर दिया। फर्रुखसियर क्या लिखे? फर्रुखसियर के साथ शादी कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए आज शादी ब्याह तक इसको रखते हैं। एक दिन में ज्यादा पढ़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। कल हम लोग फर्रुखसियर और इसके बाद इसके जो अगला जो शासक है रफी उद दरजात, इसके बारे में पढ़ेंगे। और मोहम्मद शाह रोशन, मतलब कल परसों तक ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 2-3 क्लास का और है, इसको हम लोग 2 से 3 क्लास में इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है। ठीक है, देखते हैं अगर दोपहर में समय मिलेगा ना तो दोपहर में 1 घंटा पढ़ा देंगे हिस्ट्री। तो आज आपका इसको कंप्लीट ही करा देते हैं, ठीक है। आप बता दें कब पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर 1 घंटा और। चलिए अभी के लिए सभी को धन्यवाद। समझ में आया होगा अभी जितना पढ़ा है। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी को धन्यवाद।